प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सक्षम स्मार्ट स्कूल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा लेक्चर नंबर 5 यानी क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का। हम लोग लेक्चर नंबर 5 तक पहुंच गए हैं। इसके पहले के हमने 4 लेक्चर और दे दिए हैं। जो बच्चे अभी ये पहला क्लास देख रहे होंगे मेरा, तो पीछे का आप 4 लेक्चर उसको पहले देख लीजिए, तभी आगे की चीजें अच्छे से समझ में आएंगी आपको। ठीक है, तो आज क्या करते हैं बेटा, हम लोग ये देखने वाले हैं कि अभी हमने इसके पहली क्लास में देखा कि परागकण क्या होता है, परागकण का निर्माण कैसे होता है, कैसे कैसे कौन कौन सी प्रक्रिया द्वारा परागकण का निर्माण हो रहा है, नर युग्मक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इस वाले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्त्री केसर। यानी जब हमने ये देख लिया बेटा कि परागकण क्या होता है, यानी नर वाला भाग कैसे बन रहा है, नर युग्मक कैसे बन रहा है, तो अब हमें भाई ये भी तो देखना होगा कि ये मादा युग्मक कैसे बनेगा। जैसे आपने देखा कि लघु बीजाणु के धानी के अंदर लघु बीजाणु जनन हो रहा है, वैसे अब हम लोग इसमें देखेंगे बेटा ना, इस वाले टॉपिक में हम लोग, इस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणु जनन होगा और गुरु बीजाणु जनन होकर के गुरु बीजाणु बनेगा, गुरु बीजाणु कैसे भ्रूणकोष बनेगा और कैसे ये सारी चीजें बनेंगी। ठीक है, तो चलते हम लोग देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी सभी बच्चे क्या करें, क्लास में जुड़ जाए, क्लास को देखें आप। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बेटा, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, पुष्पी पातकों में लैंगिक जनन। जो भी बच्चे ये पहली क्लास देख रहे हो, पिछली वाली क्लास भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आज हम लोग देखने वाले हैं बेटा, आज हम लोग ये चीजें देखने वाले हैं, स्त्री केसर क्या होता है, यानी स्त्री केसर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर नर वाले भाग को हम लोग कहते हैं। पुंकेसर की दो चीजों से मिलकर के बना था, एक तंतु एक परागकोश से मिलकर के बना था। पुंकेसर को ही हमने काटा तो बहुत सारी चीजें हमें उसमें दिखी, लघु बीजाणुधानी दिखा, लघु बीजाणु दिखा, तमाम तमाम चीजें हमें दिखी। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं बेटा कि स्त्री केसर क्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लो कि स्त्री केसर क्या होता है। यह मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व, यह मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है या करती है। बात समझ में है ना। यह जो स्त्री केसर होता है बेटा, यह मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे पुंकेसर आपने देखा था तो नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कर रहा था, ऐसे ये जो स्त्री केसर है यह मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। स्त्री केसर को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, अंडप भी कहते हैं। स्त्री केसर को हम लोग क्या कह देते हैं, अंडप भी कहते हैं। बात समझ में आई ना। कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि स्त्री केसर क्या होता है, अंडप क्या होता है, दोनों चीजें सेम सेम है। स्त्री केसर को हम लोग अंडप भी कहते हैं। अब हम लोग एक और चीज देखेंगे बेटा, जैसे हमने पुंकेसर में देखा था कि पुंकेसर दो चीजों से मिलकर के बना था, एक था परागकोश और दूसरा था तंतु। सेम दैट अब हम लोग चीजें देखेंगे बेटा कि स्त्री केसर किन किन चीजों से मिलकर के बना है। तो स्त्री केसर 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सी चीजों से मिलकर के बना होता है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेटा। ध्यान से देखना आप सभी बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ये हमारा हो गया बेटा क्या, स्त्री केसर हो गया। अब इसमें हम लोग बांट देते, इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। और ये बीच वाली जो भाग है बेटा, ये जो पतली सी नली आपको दिख रही है, इस पतली सी नली को हम लोग कह देते हैं बेटा वर्तिका। क्या कह देते हैं लल्ला मेरे, वर्तिका। और ये जो आपको फूला फूला सा भाग दिख रहा है, ये जो आपको फूला सा भाग दिख रहा है, गोला सा अंडाकार संरचना दिख रहा है, इसको हम लोग कह देते हैं बेटा अंडाशय। क्या कहते हैं बेटा, अंडाशय कहते हैं, अंडाशय। अब इन तीनों को मिला करके, अब इन तीनों को मिला करके हम क्या कह देते हैं, स्त्री केसर। स्त्री केसर या टप।
बात समझ में आई ना? आई होप कि आप सभी बच्चों को समझ में आई होंगी, क्योंकि सबसे पहले लेक्चर में हमने आप लोगों को ये चीजें समझाई थी कि स्त्री केसर क्या होता है बेटा। स्त्री केसर तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और इसी स्त्री केसर को हम लोग अंडप के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आई ना? इसी स्त्री केसर को हम लोग अंडप के नाम से भी जानते हैं। अब एक चीज और आपको समझना है बेटा, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है कि कई सारे पुष्प ऐसे होते हैं जो एक अंडपी होते हैं, और कई सारे पुष्प ऐसे होते हैं जो बहुअंडपी होते हैं ना। तो अभी एक अंडपी क्या होता है बेटा, बहुअंडपी क्या होता है, ये चीजें हम आप लोगों को समझाएंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग ये जान लो कि स्त्री केसर को जायांग भी कहते हैं, जायांग भी कहते हैं। जैसे आपने देखा था बेटा कि पुंकेसर को हम लोग पुमंग भी कह रहे थे, वैसे ही स्त्री केसर को हम लोग क्या कहते हैं, जायांग भी कहते हैं। बात समझ में आई ना? जायांग, स्त्री केसर, अंडप, ये तीन चार जो नाम होते हैं बेटा ना, ये क्या होता है, मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, बस एक बात हम बोल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपने देखा कि स्त्री केसर अंडप ये कहलाता है। अब दूसरी चीज हम लोगों को देखना है बेटा, जो अभी हमने बताया कि ये जो अंडप होता है, ये जो स्त्री केसर होता है, यह एक अंडपी भी हो सकता है और बहुअंडपी भी हो सकता है। आप सोचेंगे मैम अभी तक तो आपने एक ही अंडप बताया है, ऐसे बताया कि इसी को हम लोग अंडप कहते हैं या फिर स्त्री केसर कहते हैं। तो बेटा क्या होता है कि कुछ कुछ पुष्प में क्या देखने को मिलता है कि कई सारे स्त्री केसर रहते हैं, और कुछ पुष्प में देखने के लिए हमें मिलता है कि एक ही स्त्री केसर रहता है, एक ही अंडप रहता है ना। कुछ पुष्प में हमें देखने के लिए मिलता है बेटा कि एक अंडप रहते हैं, यानी एक अंडपी, अंडपी, एक अंडपी पुष्प वह पुष्प होते हैं बेटा जिसमें एक अंडप पाया जाए, एक स्त्री केसर पाया जाए। एक स्त्री केसर का मतलब आप यहाँ पर समझो, जो अभी ये मैंने बताया है, ये मैंने बताया बेटा। अरे यार फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये ऐसे आप जो देख रहे हैं इसको अंडक कहते हैं, क्योंकि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों को मिलाकर के हमने क्या कहा है, अंडप कहा है। तो जिस ऐसा पुष्प बेटा जिसमें एक ही स्त्री केसर पाया जाए, एक ही अंडप पाया जाए, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक अंडपी कहते हैं। ऐसा पुष्प जिसमें एक अंडप, जिसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्त्री केसर अंडप एक होता है, ध्यान में रखना है, बार बार कह रहे हैं बेटा, जिसमें एक अंडप पाया जाता है, एक अंडपी कहलाता, ठीक है। अब देखो भाई, कुछ कुछ पुष्प ऐसे होते हैं कि जिसमें दो अंडप पाया जाता है, कुछ कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें तीन अंडप पाया जाता है, चार अंडप पाया जाता है, पांच अंडप पाया जाता है। जैसे आपने गुड़हल का पुष्प देखा है बेटा, गुड़हल जो होता है, गुड़हल में पांच स्त्री केसर पाए जाते हैं, पांच अंडप पाए जाते हैं। आप देखते होंगे गुड़हल का पुष्प ऐसे होता है, ये लाल सा उसका ऐसा डंठल होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे पांच स्त्री केसर होते हैं, अंडप होते हैं, ठीक है। ये मादा जनन अंग होता है, यानी मादा जनन अंग, ये गुड़हल का मादा जनन अंग होता है बेटा, स्त्री केसर होता है। और आप सोचेंगे मैम उसमें पुंकेसर क्या होता है, तो बेटा ये जो ऐसे ऐसे होता है, ये गुड़हल में जो ऐसे ऐसे होता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ये पुंकेसर होता है, पुंकेसर। अब आप देख रहे हो बेटा, ये गुड़हल के नीचे ऐसे होता है, रेड कलर का, ये भाई ग्रीन हो गया, रेड कलर का ऐसे होता है थोड़ा सा, ठीक है, नीचे। अब आप देख रहे होंगे बेटा कि ये जो गुड़हल है, जो गुड़हल है, गुड़हल में आप देख रहे होंगे कि पांच स्त्री केसर पाए जा रहे हैं,
5 अंडक पाए जा रहे हैं। आप गुड़हल का पुष्प लेना, गुड़हल के पुष्प में जो सबसे ऊपर भाग होता है, जो 5 ठो ऐसे निकला होता है बेटा, बड़ा ही सुंदर लगता है देखने में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडप कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, अंडप कहते हैं। बात समझ में आया? ये मादा जनन अंग होता है। ये अंडप क्या होते हैं? अभी तो यहाँ हमें अलग अलग दिख रहे हैं, इसका जो ये वर्तिकाग्र है और वर्तिका, ये दोनों तो अलग अलग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर के ये जो नीचे आप देख रहे हो बेटा, नीचे आकर के ये जो अंडाशय है, ये जो अंडाशय है बेटा, ये सभी का अंडाशय क्या हो गया है? एक में जुड़ गया है। बात समझ में आई ना? ये सभी का अंडाशय क्या हो गया बेटा? एक में जुड़ गया है। इसको युक्तांडपी कहते हैं, युक्तांडपी। बात समझ में ना? युक्त का मतलब जुड़ा हुआ है, युक्त का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? जुड़ा हुआ है ना। युक्त का मतलब एक ही में युक्त है, जुड़ा हुआ है। आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैम यहाँ पर वर्तिकाग्र वर्तिका तो अलग अलग है, तो क्या हुआ बेटा? वर्तिका वर्तिकाग्र अलग अलग है तो क्या हुआ? फिर लास्ट में आकर के एक ही में तो जुड़ जा रहा है। अंडाशय में आकर के ये सभी तो एक ही में मिल गया, सभी के अंडाशय तो अलग अलग है नहीं, सभी के अंडाशय तो एक ही में जुड़े हैं। भाई जब सभी के अंडाशय एक ही में आकर के जुड़ जाएंगे तो उसको युक्तांडपी कहते हैं। बात समझ में ना? और यह कैसा है? एक अंडपी है कि बहुअंडपी है? बहुअंडपी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंडप है, इसमें 5 अंडप आपको दिखाई दे रहे हैं। बात समझ में ना? अभी यहाँ पर आप इसको देखना ऐसे, ये जो हम बता रहे थे आपको, ये आप यहाँ पर देखना ऐसे। अभी हमने बताया कि बेटा क्या होता है, कुछ कुछ पुष्प में एक ही अंडक पाए जाते हैं, एक ही स्त्री केसर पाए जाते हैं, और कुछ कुछ पुष्प में बहुत सारे पाए जाते हैं, यानी 2 से अधिक पाए जाते हैं। अभी तो हम उसको द्विअंडपी भी कह सकते हैं, त्रिअंडपी भी कह सकते हैं, लेकिन एक अंडपी फिर जिसमें 2 से अधिक पाए जाए अंडप, जिसमें 2 या 2 से अधिक अंडप पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? बहुअंडपी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बहुअंडपी, बहुअंडपी। अब बहुअंडपी किसको कहते हैं? बहुअंडपी किसको कहेंगे बेटा? ऐसा पुष्प, ऐसा पुष्प जिसमें बहुत सारे, बहुत सारे अंडप पाए जाते हैं, अंडप पाए जाते हैं, से बहुअंडपी कहते हैं, से बहुअंडपी कहते हैं। बात समझ में आई ना? देखो, बहु का मतलब बेटा बहुत ना, अंडप का मतलब अंडप, बहुअंडपी का मतलब बहुत अंडप। ऐसा पुष्प जिसमें बहुत सारे अंडप पाए जा रहे हैं उसको बहुअंडपी कहते हैं। जैसे अभी हमने गुड़हल का फूल बताया, गुड़हल के फूल में 5 अंडप पाए जा रहे हैं तो उसको हम लोग बहुअंडपी कहते हैं। और बहुअंडपी कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक युक्तांडपी, युक्तांडपी, और दूसरा हो गया बेटा वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी। बात समझ में ना? एक अंडपी में आपने देखा भाई चलो एक ही अंडप रहेगा तो उसमें जुड़ने और ना जुड़ने की क्या बात है? उसमें तो कुछ बात है ही नहीं। एक अंडप है तो ऐसे जनरली फ्री तो रहेगा ही, फ्री रहेगा ही, वो तो किसी से जुड़ेगा है नहीं, क्योंकि उसके पास और तो कोई है नहीं। तो एक अंडप है तो वो तो फ्री रहेगा भाई। लेकिन जहां पर बहुत सारे अंडप आ जाते हैं बेटा, जहां पर एक पुष्प में कई सारे अंडप घुस जाते हैं, कई सारे अंडप आ जाते हैं, उसमें बात क्या होती है? वह 2 प्रकार का हो जाता है। एक तो ऐसा अंडप होगा जो बहुत सारे अंडप रहेंगे भी लेकिन वह फ्री फ्री रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। लेकिन कुछ पुष्प ऐसे होते हैं बेटा जिसमें बहुअंडपी रहते हैं, बहुत बहुत सारे अंडप रहते हैं, लेकिन वह कैसे रहते हैं? एक ही में जुड़े रहते हैं। बात समझ में आई ना? जैसे आप समझो कि कुछ परिवार ऐसा रहता है बेटा, कुछ फैमिली ऐसा रहता है
जो एक ही में तो रहते हैं ना, जो एक में रहते हैं। कुछ ज्वाइंट फैमिली ऐसी होती है बेटा जिसमें बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन प्यार से मिलजुल करके रहते हैं, एक ही में रहते हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसा होता है बेटा जिसमें कई चाचा चाची होते हैं, बड़े पापा बड़ी मम्मी, ऐसे लोग होते हैं। एक उनका एक परिवार तो है, लेकिन एक ही परिवार में वो लोग अलग अलग रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, आप लोग देखे भी होंगे। कुछ फैमिली ऐसी रहती है जो एक ही में जुड़ करके रहती है, प्यार से मिलजुल करके रहते हैं। चाचा चाची, मम्मी पापा, सब लोग एक ही में रहते हैं, एक ही में खाना बनता है, एक ही में सब कुछ होता है, सब कुछ एक ही में होता है। उसको हम लोग संयुक्त परिवार कहते हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसा होता है बेटा, कुछ परिवार ऐसा होता है। अब भाई परिवार का मतलब दादा दादी के बच्चे हैं, तो वो तो परिवार ही कहलाएंगे, वो तो परिवार ही कहलाएंगे। लेकिन उन परिवार में क्या होता है बेटा, विवाद हो जाता है, चाचा अलग हो जाते हैं, पापा अलग हो जाते हैं, बड़े पापा अलग हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो सेम दैट वहां की कहानी यहाँ पर भी है ना। युक्त अंडपी का मतलब बेटा इसमें बहुत सारे अंडप तो रहेंगे, क्योंकि इसका हमने बताया है ये कितने प्रकार का होता है, बहुअंडपी के 2 प्रकार का होता है बेटा, जिसमें बहुत सारे अंडप पाए जाते हैं। एक ऐसा होता है बेटा जिसमें बहुत सारे अंडप तो पाए जाए, लेकिन वह आपस में जुड़ा रहता है, आपस में मिला रहता है। जैसे अभी हमने गुड़हल का एग्जाम्पल बताया, गुड़हल के जो 5 अंडप है बेटा, 5 स्त्री केसर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये अंत में आकर के एक ही अंडप में जुड़ गए हैं, सॉरी एक ही अंडाशय में जुड़ गए हैं। इसको हम लोग युक्तांडपी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, युक्तांडपी कहेंगे। लेकिन क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे पुष्प होते हैं बेटा जिसमें बहुत सारे अंडप तो होते हैं, इसमें बहुत सारे अंडप तो होते हैं, स्त्री केसर होते हैं, लेकिन वह कैसे होते हैं बेटा, अलग अलग अंडप होते हैं। उनके अंडाशय, अंडप, ये वर्तिकाग्र वर्तिका, ये सब क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे आप यहाँ पर ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। ये सबके वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय, वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय, वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय, ये तीनों चीजें सब क्या होती है बेटा, अलग अलग जिसमें होती हैं, वह क्या कहलाता है, वियुक्तांडपी। वियुक्तांडपी यानी इसमें क्या है, युक्त नहीं है, ये लोग जुड़े नहीं हुए हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपने बेटा गुड़हल का देखा था ना, गुड़हल का ऐसे ऐसे देखा था, तो ये जो सारे अंडप है यहाँ पर आ करके अंडाशय में सब एक में जुड़ जाते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, युक्तांडपी। आई होप कि आप सभी को मेरी बात समझ में आई होंगी ना। जिसमें एक बार फिर से और समझा देते हैं ना, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। बहुत सारे अंडप रहे बेटा ना, अंडप का मतलब आप समझते हैं, वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, अंडप कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। जिसमें बहुत सारे अंडप रहे ना, लेकिन वह एक ही में जुड़े रहे, उसको हम युक्त अंडपी कहते हैं। जिसमें बहुत सारे अंडप रहे और वह अलग अलग रहे, उसको हम वियुक्तांडपी कहते हैं। डाउट क्लियर। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आपने देख लिया, ये अलग अलग है बेटा, तो वियुक्तांडपी। और ये ऐसा है, देखो यहाँ पर ये अंडप है, इसके या अंडप है, अंडप है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, लेकिन अंडाशय, अंडाशय देखो बेटा, अंडाशय सबका क्या है, एक ही में ज्वाइन है, अंडाशय सबका क्या है, एक ही में जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, युक्तांडपी। बात समझ में आई ना। आई होप कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो बेटा, तो आप कमेंट में एक बार लिख देना, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इस चीज को देखते हैं। अब हम लोग स्त्री केसर को देख रहे थे, अब हम लोग ये देखेंगे बेटा, स्त्री केसर को देखने से पहले अब हम लोग ये देखेंगे स्त्री केसर में क्या पाया जाता है। स्त्री केसर को हम लोग देखेंगे बेटा, स्त्री केसर में देख करके हम लोग ये देखेंगे कि स्त्री केसर में क्या पाया जाता है। जैसे हमने पराग कोश में देखा था कि पराग कोश में क्या पाया जाता है, वैसे ही हम लोग देखेंगे बेटा कि स्त्री केसर में क्या पाया जाता है, अंडप में क्या पाया जाता है। वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय, ठीक है। अब अंडाशय के अंदर हम देखेंगे बेटा क्या पाया जाता है। पहली क्लास में तो हम लोगों ने ये देखा था कि अंडाशय के अंदर बेटा कुछ ऐसा फिगर होता है,
अंडाशय के अंदर कुछ ऐसा फिगर होता है बेटा जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, बीजांड। नॉर्मली तो अभी हम लोग इसको बीजांड ही कहेंगे, लेकिन अभी हम लोग आगे चल करके देखेंगे कि बीजांड कहाँ पाया जाता है, बीजांड के पहले क्या क्या चीजें पाई जाती है, बीजांड में क्या क्या पाया जाता है। लेकिन अभी आप नॉर्मली यहाँ पर देखेंगे कि अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है, जिसकी संरचना बेटा ऐसी रहती है। अब हम लोग बीजांड का संरचना बनाएंगे। अब हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, बीजांड का संरचना बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और जान लेना है कि बीजांड को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं बेटा, गुरु बीजाणुधानी। जैसे आपने पराग कोष में देखा था, पराग कोष में लघु बीजाणुधानी पाया जा रहा था, वैसे ही सेम दैट बेटा यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, बीजांड यानी अंडाशय में क्या पाया जा रहा है, गुरु बीजाणुधानी पाया जा रहा है। बीजांड को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। और बीजांड से किस चीज का निर्माण होता है बेटा, बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी बीजांड को, अब हम लोग इसी बीजांड की संरचना बना करके आगे देखेंगे कि क्या 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 चीजें पाई जा रही हैं कि बीजांड के अंदर। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो बीजांड की परिभाषा देख लेते हैं बेटा। बीजांड पुष्प के अंडाशय के अंदर स्थित वह संरचना है, बीजांड पुष्प के अंदर की अंदर स्थित वह संरचना है, अंडाशय के अंदर, पुष्प के अंडाशय के अंदर स्थित वह संरचना है जिसमें मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। जैसे आपने वहां पर पुष्प पराग कोष में देखा था बेटा, नर युग्मकोद्भिद बन रहा था, परागकण को हम नर युग्मकोद्भिद कहा था, वैसे ही यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेटा कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास हो रहा है और निषेचन के बाद यही बीज में परिवर्तित होता है। निषेचन के बाद यही क्या होता है बेटा, बीज में परिवर्तित होता है। ठीक है, अब हम लोग बीजांड की संरचना को देखेंगे बेटा कि बीजांड की संरचना कैसी है। पहले तो हमने सबसे पहले आप लोगों को बताया है इसके अंदर की ये क्या पाया जा रहा है, क्या ऐसे ऐसे क्या पाया जा रहा है, बीजांड पाया जा रहा है, बीजांड पाया जा रहा है। अब इसी बीजांड की संरचना थोड़ा सा हम लोग बेटा अलग तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। इसी बीजांड की संरचना थोड़ा सा बेटा हम लोग इधर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको फिगर, बढ़िया से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। इसी बीजा, ये जो आपने देखा बेटा ये क्या है, ये अंडाशय है। ये क्या है लल्ला मेरे, ये अंडाशय है, ये वर्तिका है, वर्तिका, और ये क्या है, वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है। और ये हमने अभी ये जो ऐसे संरचना बनाया था बेटा, इस संरचना को ऐसे न बना करके अब हम लोगों ने ऐसे बनाया, बीजांड को थोड़ा सा बड़ा बना दिया है ना, बीजांड को थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। अंडाशय के अंदर ये जो बीजांड पाया जा रहा है बेटा ना, ये बीजांड क्या कैसे चीजें होती है ये आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर एक ब्लैक कलर से हमने आपको कुछ बनाया, ये आपको दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, फिर रेड कलर से बना देते हैं। ठीक है, ये बीजांड क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखो, ये अंडाशय से, अंडाशय की ये जो भित्ति है बेटा, ये जो दीवार है, ये बीजांड इसी से जुड़ा हुआ है। और जहां पर जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, अपरा कह देते हैं। क्या कहते हैं लल्ला मेरे, अपरा कहते हैं। ये अंडाशय की दीवार से ये जो बीजांड जहां पर जुड़ा हुआ है बेटा, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अपरा कहते हैं। और इस चीज को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत यानी डंठल। इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। बीजांड वृंत, वृंत का मतलब डंठल होता है। ये बीजांड जिससे जुड़ा हुआ है, जिस डंठल से जुड़ा है बेटा, जिस डंडी से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीजांड वृंत। वृंत का मतलब डंडी, डंठल, और बीजांड का मतलब बीजांड। बीजांड जिस डंठी से जुड़ा हुआ है, जिस डंठल से जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग बीजांड वृंत कहते हैं। और जहां पर जुड़ा है बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
अपरा कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अपरा कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, ये जो दो परतें आपको दिखाई दे रही है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं, वरण कहते हैं। इन दोनों परतों को बेटा अध्यावरण कहते हैं। कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है कि बाहर वाली परत को बाह्य आवरण और अंदर वाली परत को अंतः आवरण कहते हैं। बात समझ में आई ना, दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। बाहर वाली परत को बाह्य आवरण और अंदर वाली परत को अंतः आवरण, ठीक है, तो दोनों को मिला करके हम अध्यावरण कहते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पर बीच में आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा, इस गैप को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, बीजांड द्वार। क्या कहते हैं लल्ला मेरे, बीजांड द्वार कहते हैं। द्वार का मतलब दरवाजा, द्वार का मतलब दरवाजा होता है, तो ये जो थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है बेटा ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं लल्ला मेरे, इसको क्या कहेंगे, बीजांड द्वार। अब ये जो बीजांड द्वार है बेटा, बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट वाला जो भाग होता है, बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट ऊपर वाला जो भाग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, निभागीय सिरा कहते हैं, निभागीय सिरा कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको निभाग भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर इसको क्या लिखा रहता है, निभाग लिखा रहता है, फिर निभागीय सिरा लिखा रहता है। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे फिगर बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये चीजें आप लिख लिए होंगे। और एक चीज और इसमें आपको हम सोच रहे थे अलग फिगर बना करके बताए बेटा, लेकिन अभी हम इसी फिगर में आपको ये बता दे रहे हैं। यहाँ पर एक चीजें और पाई जाती हैं, यहाँ पर एक चीजें और पाई जाती हैं। यहाँ पर क्या पाया जा रहा है बेटा, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं, बीजांड काय बोलते हैं। बात समझ में आई ना, ये बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया जा रहा है बेटा, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले चीज को हम लोग क्या करें, बीजांड काय करें। बीजांड काय के अंदर ही क्या पाया जाता है, भ्रूण कोष पाया जाता है। अभी हम लोग आगे वाले फिगर में देखेंगे कि कैसे बीजांड काय के अंदर भ्रूण कोष पाया जा रहा है, और इन कोशिकाओं का क्या काम है, क्या काम होगा, भ्रूण कोष के अंदर क्या चीजें होंगी, क्या नहीं होंगी। बात समझ में आई ना, तो ये फिगर जो भी बच्चे नहीं बनाए उसको फटाफट आप लोग बना लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं बेटा, यह आपने देख लिया कि निभागी सिरा क्या होता है, ये बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट वाले सिरा को निभागी सिरा कहते हैं। ये जो दोनों आवरण है बेटा, यानी अंतः आवरण और बाह्य आवरण, इन दोनों को मिला करके हम अध्यावरण कहते हैं बेटा, अध्यावरण कहते हैं। और ये अंदर जो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया जा रहा है, ऊतक पाया जा रहा है, इसको हम लोग बीजांड काय कहते हैं बेटा। बीजांड काय में ही इतने सारे कोशिकाओं के समूह पाए जा रहे हैं। और ये जो थोड़ा सा द्वार खुला हुआ था बेटा, इसको हमने बीजांड द्वार कहा। और ये जो बीजांड है जहां पर जुड़ा हुआ है ना, अंडाशय की भित्ति से जहां पर ये जुड़ा हुआ है, उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, अपरा कह दिया। और ये जिस डंठल के माध्यम से जुड़ा हुआ हो बेटा, उसको हम लोग बीजांड वृंत के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बीजांड वृंत कहते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं बेटा, आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो गुरु बीजाणु हो रहा है, गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है बेटा। जैसे आपने परागकण वाले में देखा था कि लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु जनन हुआ, लघु बीजाणु जनन होकर के लघु बीजाणु बना था, सेम दैट चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेटा कि कैसे ये गुरु बीजाणु, क्योंकि ये बीजांड जो है बेटा, एक मिनट, ये जो बीजांड है, ये बीजांड आप लोग देख रहे हैं ना, बीजांड, ये बीजांड की संरचना है ना, इसको हम लोग क्या बोले थे, अभी पहले वाले में हमने आपको बताया कि बीजांड को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी। बीजांड को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, गुरु बीजाणु धानी। बीजांड को क्या कहते हैं लल्ला मेरे, गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। बात समझ में आई ना।
तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे, फिगर बना लिए होंगे ना? तो ये हमने पूरे बीजांड की संरचना को बनाया है। बीजांड को हम लोग क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। अब इसी गुरु बीजाणुधानी के अंदर कैसे-कैसे गुरु बीजाणु जनन होगा और कैसे गुरु बीजाणु जनन होकर के बेटा गुरु बीजाणु बनेगा और गुरु बीजाणु से कैसे मादा युग्मक का निर्माण होगा, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझेंगे लल्ला मेरे। तो धैर्य बना करके आप लोग बैठे रहो, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम आराम से सारी चीजों को हम लोगों को यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो ये फिगर आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है ना, ये चीजें। अब भाई ये चीजें तो हम चाहते बेटा ये चीजें बाहर भी बना सकते थे, ये विजांड को हम लोग बाहर भी बना सकते थे, बस यहाँ पर इसलिए हमने ऐसे अटैच करके बनाया ताकि आपको ये चीजें समझ में आए अच्छे से कि यहाँ पर ये चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है और अंडाशय के अंदर ये बीजांड कैसे क्या चीजें इसके अंदर है, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं बेटा, आगे हम लोग देखेंगे कि गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है। गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है, ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट लिख करके बताना कि समझ में आई है कि नहीं आई है। नहीं आई होंगी तो भी आप लोग बताना बेटा, आई होंगी तो भी बताना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का अगला हेडिंग है बेटा गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन की। अच्छा एक चीज और आपको बताना भूल गए बेटा कि ये जो अभी हमने आपको ये समझाया कि बीजांड क्या होता है, बीजांड क्या होता है, अंडक क्या होता है, बीजांड क्या होता है। तो बीजांड देखो बेटा, बीजांड आपने तो देख लिया और एक चीज आपको और समझना है कि जिस पुष्प के अंदर जितने बीजांड पाए जाएंगे उतने ही बीजों का निर्माण होगा। बात समझ में आई ना? जिस पुष्प के अंदर जितने बीजांड पाए जाएंगे बेटा उतने ही बीज का निर्माण होगा। एक चीज आपको यहाँ पर और समझ लो आप लोग कि अंडाशय से फल बनता है। क्या होता है? अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अगर एक बीज एक अंडाशय के अंदर कई सारे बीजांड पाए जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुत सारे बीजांडपी कहेंगे, यानी उसके अंदर बहुत सारे बीजांड पाए जा रहे हैं, बहुत सारे बीज पाए जाएंगे। जैसे अमरूद हो गया बेटा ना, अमरूद हो गया, अमरूद के अंदर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं। पपीता हो गया, पपीता के अंदर बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं, इसीलिए उसमें क्या होता है? बहुत सारे बीजों का निर्माण होता है। लेकिन आप देखो आम को देखो, आप आम को देखोगे, आम के अंदर एक ही बीजांड पाया जाता है बेटा, इसीलिए आम के अंदर एक ही बीज का निर्माण होता है। ये चीज आपको भूलना नहीं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा, गुरु बीजाणु जनन को देखते हैं, क्योंकि आपने गुरु बीजाणु धानी को देख लिया है, यानी बीजांड को आपने देख लिया, गुरु बीजाणु धानी को देख लिया है। सबसे पहले अब हम लोग गुरु बीजाणु धानी को देख लिए बेटा, तो गुरु बीजाणु धानी के अंदर कैसे गुरु बीजाणु जनन होगा ये चीजें हम लोगों को देखना है, ठीक है। कैसे गुरु बीजाणु जनन होगा बेटा ये चीजें हम लोगों को देखना है। पहले तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख ले ना, इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन कहते हैं।
बात समझ में है ना। जैसे आपने क्या देखा था, लघु बीजाणु को देखा था, तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। सेम दैट बेटा ना, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। कोई भी अंतर नहीं है लल्ला मेरे, कोई भी अंतर नहीं है लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु में। बस आपको समझना है, आपको समझने में कोई भी वो नहीं होना चाहिए ना, कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गुरु बीजाणु लघु बीजाणु थोड़ा सा अलग अलग है, नहीं। जैसे आपने लघु बीजाणु में देखा था बेटा कि समसूत्री विभाजन हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, जैसे जैसे कोशिकाओं का निर्माण हुआ था, सेम दैट अगर उसी कहानी को आप लोग याद कर लो बेटा, बस उस कहानी की जगह पर आप लोग इसको गुरु बीजाणु को रख दोगे, लघु बीजाणु की कहानी की जगह पर गुरु बीजाणु को आप लोग रख दो, तो कोई भी अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है बेटा, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। बात समझ में आई ना। बस आप लोगों को समझना, आप लोगों को दिमाग लगाना है, थोड़ा सा समझना है कि क्या क्या कैसे चीजें हो रही हैं। जैसे आपने वहां पर डिफिनेशन देखा कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। सेम दैट गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बात समझ में आई ना, बात समझ में आई ना बेटा। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसमें देखेंगे बेटा कि कैसे कैसे गुरु बीजाणु जनन हो रहा है। आगे चले, चलिए ये आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बीजांड की संरचना बनाते हैं। यहाँ पर आपने देखा था बेटा कि बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया गया था, देखा था कि नहीं आपने। यहाँ पर आपने ये बीजांड है, बीजांड है यानी गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी। ये गुरु बीजाणु धानी की संरचना हमने बनानी है बेटा। धानी का मतलब भाई बर्तन, सिंपल सी बात है। धानी का मतलब बेटा बर्तन, ऐसा बर्तन जिसमें गुरु बीजाणु बनेगा। गुरु बीजाणु धानी का मतलब ऐसा बर्तन, ऐसी ऐसी गुरु बीजाणु बर्तन जिसमें गुरु बीजाणु अभी बनेगा। बस सिंपल सी बात है ना। गुरु बीजाणु धानी है, इसका मतलब इसके अंदर अभी गुरु बीजाणु बनेगा। अब कैसे बनेगा, क्या क्या प्रक्रियाएं होगी, ये आपको आगे देखना है। तो ये बेटा हमने यहाँ पर बताया था, सारी चीजों का हमने नाम लिखवा दिया। इसके पीछे वाले पेज में हमने सबका नाम लिखवा दिया है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया जा रहा था ना। ये बीजांड काय है, बीजांड काय है, यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया जा रहा था। इसमें से क्या होगा बेटा, एक कोशिका ऐसी हो जाएगी। इसमें क्या होगा मेरे लल्ला, एक कोशिका थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। भाई पेन चेंज हो जा, पेन चेंज हो जा। अरे ये क्या हो रहा है। हाँ, इसमें से एक कोशिका क्या थी बेटा, एक कोशिका ऐसे ऐसे बड़ी हो जाती है, खा पी करके मोटी हो जाती है। खा पी करके कहती है तुम लोग कुपोषण युक्त रहो, बट मुझे मोटा होने दो, मुझे बड़ा होने दो। इसमें से एक कोशिका क्या करती है बेटा, ऐसे ऐसे बड़ी हो जाती है थोड़ी सी। बहुत सारी कोशिकाएं पाई जा रही है, इसमें से एक कोशिका ऐसे थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अब इस बड़ी कोशिका को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इस बड़ी कोशिका को हम लोग बाहर निकालते हैं और यह क्या हो जाती है बेटा, ऐसी दिखने लगती है। यह ऐसी कोशिका है। और कैसी कोशिका है बेटा, द्विगुणित कोशिका है। कैसी कोशिका है, द्विगुणित, 2n, द्विगुणित कोशिका है लल्ला मेरे। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, इस कोशिका को हम लोग क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। देखो भाई, आप लोग का चैप्टर इतना डिटेल से पढ़ाने के लिए बोला है, आप लोग का चैप्टर खुद बोलता है कि भाई आप लोग के चैप्टर में एनसीईआरटी में ये सारी चीजें हैं, इसलिए टीचर आपको इतना डिटेल से पढ़ाता है। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि इतना डिटेल में मैम घुस घुस करके क्यों पढ़ा रही, भाई ये सब आपके सिलेबस में है बेटा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोगों ने परागकण वाली चीजें देखी थी, सेम दैट वहां पर यहाँ पर भी ऐसी चीजें हो रही, बस नाम बदल गया है। लघु बीजाणु की जगह पर गुरु बीजाणु बन गया है।
वहां पर लघु बीजाणु मातृ कोशिका थी, यहाँ पर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है। वहां पर लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु बना था, यहाँ पर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैम इतना समझ में आ गया है, अब आगे चलो। तो ये बेटा जो कोशिका बड़ी हो गई थी, इसको मैम ने कह दिया है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है। अब ये मातृ कोशिका है तो इसका मतलब अब इससे नई कोशिका बनेगी ना। ये अब देखो, अब ये मत सोचना कि ये भाई ये कोशिका बड़ी होकर के खा पी करके मोटी हो जाती है तो लड़ाई करके ढिसुम ढिसुम बाहर आ जाती है। बाहर नहीं आती बेटा, ये आपको समझाने के लिए बाहर लाया गया है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बाहर लाया गया। अंदर इतना छोटा सा जगह है, अंदर ही समझाते तो कहाँ जाते समझाते समझाते। ठीक है ना, ये लड़ाई करके बाहर नहीं आई है, ये इसको बाहर लाया गया है, इस कोशिका को बाहर लाया गया है ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे बेटा, ये कोशिका को जब हम लोग बाहर लाते हैं तो ये कैसी कोशिका रहती है बेटा, द्विगुणित कोशिका रहती है। ठीक है, द्विगुणित कोशिका रहती है। जब इसमें समसूत्री विभाजन होता है बेटा तो यह कैसी हो जाती है, जब इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो यह कैसी हो जाती है, समसूत्री विभाजन होता है तो यह 4 कोशिकाओं में बट जाती है। अब आप सोचेंगे मैम आपने लघु बीजाणु में तो बताया था कि समसूत्री विभाजन होगा इसका, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन होगा भाई, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा इसका। यहाँ पर इसका क्या होगा बेटा, यहाँ पर बेटा इसका अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे मैम अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आपने लघु बीजाणु वाले में बताया था कि इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 2 ही कोशिकाएं बनेंगी, इसको आधा आधा कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, पहले तो एक बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेंगी, फिर उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होगा तो फिर 4 बन जाएंगी। उसी लास्ट वाले पॉइंट को हमने यहाँ पर ला दिया है। जैसे आपने यहाँ पर लघु बीजाणु में देखा था ना कि 2n वाली जो कोशिका थी इसका अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो एक n यहाँ बना, एक n यहाँ बना, ये अगुणित कोशिकाएं थी। फिर जब इन लोगों में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ऐसे कोशिकाएं बनी थी, ऐसे बनी थी ना, ऐसे बनी थी ना बेटा, ऐसे कोशिकाएं बनी थी ना। तो ये चार कोशिकाएं अगुणित बनी थी ना, सेम दैट यहाँ पर भी ऐसी ही प्रक्रिया हो रही है, बस मैम ने इसको न करके डायरेक्टली ये 4 वाला ऑप्शन ला दिया है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, डायरेक्ट मैम ने क्या कर दिया है, ये 4 कोशिकाएं ला दिया है, 4 कोशिकाओं को यहाँ पर ला दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ बेटा तो 4 कोशिकाएं बनी, और ये जो 4 कोशिकाएं होती है ना बेटा, इसमें से 3 कोशिका जो रहती है वह निष्क्रिय रहती है, 3 कोशिका क्या होती है, नष्ट हो जाती है बेटा, क्योंकि ये खाना पीना नहीं खाई रहती है आप लोगों की तरह ना। आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो केवल पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे, पढ़ाई पर ध्यान देते देते वो क्या करते हैं, खाना पीना भी भूल जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई से ज्यादा खाने पर ध्यान देते हैं। आप लोगों में दोनों उदाहरण देखने के लिए मिल जाएंगे ना। तो ऐसे होगा बेटा, ये जो 3 कोशिकाएं होंगी बेटा ये नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये नष्ट हो जाएंगी, बची एक कोशिका, बची को क्या, एक कोशिका, एक कोशिका बची ना। कहानी को ध्यान से सुनते रहिएगा आप लोग। एक कोशिका बची है बेटा यहाँ पर। अब ये एक कोशिका जो होती है बेटा, अब ये जो एक कोशिका होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु। क्या कह देते हैं बेटा, इसी एक कोशिका को हम लोग क्या कह देते हैं, गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु। कहानी को याद करना है बेटा, पिछली वाली कहानी को याद करना, इसके पीछे वाले जो लेक्चर हमने दिए उसको ध्यान देना कि परागकण कैसे बना था, लघु बीजाणु कैसे बना था, वही चीजें अगर आप याद करोगे तो ये चीजें कहानी अपने आप समझ में आ जाएंगी। आपने वहां पर देखा था कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ, फिर ऐसे 4 कोशिकाएं बनी, फिर वो दोनों एक ही में थी जिसको हमने क्या लघु बीजाणु चतुष्टय कहा था, फिर उसे परागकण बना था। सेम दैट यहाँ भी कहानी ऐसी ही बेटा, यहाँ भी कहानी ऐसे ही है। यहाँ पर हमने देखा कि 3 कोशिकाएं नष्ट हो गई, बची एक कोशिका, जिस कोशिका को हम लोग क्या कह दिए, गुरु बीजाणु कह दिए। अब इस गुरु बीजाणु में क्या होगा बेटा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा लल्ला मेरे, समसूत्री विभाजन।
अब ये कोशिका क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी, अपने ही समान कोशिकाओं को बनाएगी, अपने ही समान कोशिकाओं को बनाएगी बेटा। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ था तब ये 4 कोशिकाएं बनी थी ना, यहाँ पर ये समसूत्री विभाजन करेगा तो केंद्रक कैसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे, एक यहाँ पर बन जाएगा। अब ये देखो भाई अगुणित कोशिका थी इसलिए अगुणित कोशिका ही बनाएगी, क्योंकि समसूत्री विभाजन है अपने ही समान बनाएगी ना। ये अगुणित कोशिका थी बेटा तो अगुणित कोशिकाओं को ही बनाएगी ना। तो ऐसे 2 कोशिका बन गए, बने कि नहीं बने। फिर इसमें भी क्या होगा बेटा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा लल्ला मेरे, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा बेटा तो फिर ये क्या करेगी, अब ये 2 कोशिकाएं थी, जब इसमें भी समसूत्री विभाजन होगा तो कितने बनेंगी, 4 बनेंगी बेटा। कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। चार बनेंगी लल्ला, बात समझ में आई ना। इसमें क्या बनेगा बेटा, 4 कोशिकाएं बनेंगी। अब देखो ध्यान से देखते रहना सारी कहानी को, ठीक है, भूलना नहीं, आप लोगों को भूलने के लिए नहीं बता रहे हैं बेटा, भूलने के लिए नहीं बता रहे लल्ला। अब ये 4 कोशिकाएं बनी, अब ये क्या करेगा बेटा, अब ये क्या करेगा, इसमें भी क्या होगा, समसूत्री विभाजन, 3 बार समसूत्री विभाजन होगा, याद रखना है, 1 2 3। इसमें भी क्या होगा बेटा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा तो अब ये 4 कोशिकाएं बनी थी, 4 से कितने बनेंगी बेटा, 8 बन जाएंगी। 4 से कितनी बन जाएंगी, बात समझ में ना। 4 से कितनी बन जाएंगी, 8 कोशिकाएं बन जाएंगी। अब ये 8 कोशिकाओं की स्थिति कैसी हो जाएगी बेटा, इधर हम दिखाते हैं आपको 8 कोशिकाओं की स्थिति कैसी हो जाएगी। आप सोचना मैम इतना बड़ा क्यों बनाई है, अभी मैम बताएंगी इतना बड़ा क्यों बनाई है। ये जो 2 कोशिकाएं थी बेटा, इधर की एक कोशिका, इधर की एक कोशिका, ये दोनों कोशिकाएं कहाँ आ जाती हैं, यहाँ आ जाती हैं। ये दोनों कोशिकाएं कहाँ आ जाती हैं बेटा, यहाँ पर आ जाती हैं। अब बात ये होती है कि अभी तो मैम ने बताया कि 8 कोशिकाएं हैं, 8 कोशिकाएं, बात सही है, लेकिन अब ये 8 कोशिकाएं बेटा, लेकिन अभी इसमें 7 कोशिकाएं आ जाएंगी, 7 केंद्रक आ जाएंगे। अभी हम बताते हैं 7 केंद्रक कैसे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 कोशिका हो गई, 3 कोशिका यहाँ हो गई, 6 कोशिका, और ये दोनों कोशिकाएं मिलकर के बेटा एक बड़ी कोशिका का निर्माण कर देते हैं ना। तो 3 कोशिकाएं इधर हो गई, 3 कोशिकाएं इधर हो गई, ये दोनों मिल जाती हैं, एक में मिल जाती हैं, मिल करके एक बड़ी कोशिका का निर्माण कर देती हैं। तो 3 3 6 और 1 7, तो 7 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। बात समझ में ना। अब इसके बाद वाली हम क्लास में बेटा, कल की क्लास में हम बताएंगे कि एक बड़ी कोशिका हम काहे बनाए थे, एक ये वाली बड़ी कोशिका हम काहे बनाए हैं, क्योंकि ये जानने के लिए आप लोग कल क्लास में आओगे बेटा, ये बड़ी कोशिका हम काहे बनाए, इसके पीछे कोई राज है, कौन सा राज है, कल आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस चीज को पढ़ते रहो, एक बार फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं बेटा ना, फिर से ये चीजें हम रिवाइज आप लोगों का करवा देते हैं। देखो शुरू से एक बार फिर से कहानी को सुनना। सबसे पहले हमने क्या देखा था, स्त्री केसर देखा था ना। स्त्री केसर को हमने देखा, स्त्री केसर 3 भागों से मिलकर के बना होता है, स्त्री केसर को हम लोग अंडपपी कहते हैं। स्त्री केसर को क्या कहते हैं बेटा, अंडपपी कहते हैं। स्त्री केसर 3 भागों से मिलकर के बनता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है बेटा। बीजांड को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी कहते हैं ना। बीजांड को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। अब बीजांड के अंदर बेटा कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जा रहा था, जैसे आपने लघु बीजाणु को देखा था, कहानी याद करना ना। लघु बीजाणु धानी के अंदर कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जा रहा था, जिसको हमने क्या कहा था, लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहा था। सेम दैट बेटा यहाँ पर भी है,
गुरु बीजाणुधानी के अंदर कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जा रहा है, जिसको हमने क्या कहा है, जिसमें से एक कोशिका बड़ी हो गई है और उसी कोशिका को हम लोगों ने क्या कह दिया है बेटा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहा है। अब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाएं बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी। अब वो जो 4 कोशिकाएं हैं बेटा, 4 में से 3 कोशिकाएं क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी और बचेगी एक कोशिका जो खा पी करके थोड़ी सी मस्त थी, उसके अंदर दम था भाई, एनर्जी था, तो वो क्या करे, हम इतने जल्दी ना मरने वाले हैं, तो वह क्या, जो एक कोशिका बची है बेटा, उसको हम लोगों ने क्या कह दिया है, उसको हम लोगों ने गुरु बीजाणु कह दिया है लल्ला मेरे। उसको हमने क्या कहा है, उसको हमने गुरु बीजाणु कहा है, गुरु बीजाणु कहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब ये जो गुरु बीजाणु है बेटा, अब ये जो गुरु बीजाणु है, गुरु बीजाणु क्या करेगी, यह समसूत्री विभाजन करेगी। ये बेचारी सोचेगी कि हम समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ा ले, हम तो अकेले हैं भैया, हमारे साथ के 3 लोग तो नष्ट हो गए, खत्म हो गए हैं, तो हम अकेले हैं, तो हम क्या करेंगे, अपनी संख्या बढ़ा लेंगे। तो ये गुरु बीजाणु जो है बेटा समसूत्री विभाजन करेगी। समसूत्री विभाजन करेगी तो 2 नई कोशिकाएं और बन जाएंगी। ये लोग भी समसूत्री विभाजन करेंगे तो 4 कोशिकाएं बनी। ये लोग भी जब समसूत्री विभाजन किए तो 8 कोशिकाएं बनी, और ये 8 कोशिकाओं की स्थिति फिर इस तरीके से कुछ हो गई। अब इसमें से ये तीनों कोशिकाएं तो सेम है, ये भाई अलग से एक कोशिका बन गई है, बड़ी कोशिका। अब ये तीनों कोशिकाएं जो है बेटा, इसकी स्थिति अलग है। ये दोनों कोशिकाएं छोटी छोटी हैं, बीच की एक कोशिका थोड़ी सी बड़ी है। इस इंटरेस्टिंग चीज को हम कल बताएंगे कि ये बीच वाली कोशिका कहाँ बड़ी हो गई, ये ज्यादा खाना खा ली क्या, हाँ, ये ज्यादा खाना खा ली है कि ज्यादा क्या पानी पी ली है, क्यों ये कोशिका बीच वाली बड़ी हो गई है, इस इंटरेस्टिंग चीज को हम कल की क्लास में बताएंगे बेटा। लेकिन उसके पहले हम आप लोग से एक चीज और कहना चाहेंगे कि आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगती हो तो आप लोग क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और दूसरी चीज ये, जो भी आपके मन में डाउट रहता है बेटा, आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर करें ना। और जो चीजें नहीं समझ में आती है आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम क्लास को देखते जाएंगे, एक भी डाउट आपको नहीं होने देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में बेटा, धन्यवाद, बाय बाय।